रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQN के फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने उस फील्ड में मौजूद हैं जिसकी गाहे बगाहे हम आपको वीडियो दिखाते रहते हैं। ये है मोडी कपास, यानी कि वो कपास जिसको हमने अगले साल कंटिन्यू किया है। इसकी मुख्तलिफ एपिसोड आपकी नज़र से गुजर चुकी हैं। क्रॉप इस वक्त तक जो है ना फुल फ्रूटिंग के ऊपर आई हुई है। तो ये देखें, अगर हम करीब से दिखाएं आपको तो ये देखें, इसकी फ्रूटिंग जो है वो इस वक्त मैच्योर हो रही है और ये पिकिंग के ऊपर आई हुई है। इंशाल्लाह 2 दिनों में इसकी पिकिंग हो चुकी होगी। और ख़ास बात इसकी ये बताता चलूँ कि इसके अंदर से हम 2 पिकिंग कर चुके हैं, 2 पिक कर चुके हैं। तो ये देखें, ये पुरानी पिक आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, ये खाली टिंडे नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, इसकी पिकिंग हो चुकी है, 2 पिकिंग इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। इस वक्त तक ऑन एन एवरेज ये जो क्रॉप है 6 मन की पैदावार दे चुकी है। और उसके बाद अब जो है ना अगली पिक इसकी बिल्कुल रेडी है, तैयार है। देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस वक्त तक ये परचेज इनपुट के बगैर तैयार हुई है। अगर हम देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल यानी कि रिवायती तरीक़ा काश्त से जितनी भी क्रॉप्स लगी हुई हैं, तो उसके अंदर और इसके अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि रिवायती तरीके से काश्त जो क्रॉप है वो अभी पहली पिकिंग के ऊपर आई हुई है और ये उसके साथ तीसरी पिक लेने वाली है। तो एक तो ये डिफरेंस है इसका कि भी ये 1 महीना उनसे अर्ली आ गई है। और अर्ली कपास के अंदर ये था कि रेट्स बहुत ही मुनासिब थे। जिस वक्त स्टार्ट हुई है ये क्रॉप उस वक्त रेट जो है वो तकरीबन 12,000 था। दूसरी जब पिक हुई उस वक्त 10,000 के ऊपर रेट आ चुका था। अब जब ये रिवायती तरीके से भी काश्त जो फसलें हैं उनकी भी पहली पिक आ चुकी है, तो इस वक्त रेट 8,000 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो ग्रेजुअली रेट नीचे आ रहा है, मुसलसल नीचे आ रहा है। देखते हैं कहाँ जाके ब्रेक लगाती है। और ये भी अभी सुनने में आया है कि जो हालिया बजट आया है तो उसके अंदर जो है एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी जो है, सॉरी इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी है उसको ख़त्म किया गया है या कम किया गया है, जिसकी वजह से कॉटन जो है वो बाहर से आना शुरू हो जाएगी और हमारी जो लोकल कॉटन है वो रुल जाएगी। फसल ज़मीन यानी कि उसकी अच्छी आपको कीमत नहीं मिलेगी। तो खैर ये चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है, बहैसियत फार्मर ये चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अच्छी मैनेजमेंट करके हम अपनी परचेज इनपुट कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज़ कर लें ताकि हमारी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी महफूज हो जाए। तो इस वक्त रिवायती फसलें जो हैं जो भी काश्त हुई हैं उसके अंदर कम से कम जो इस वक्त तक एक्सपेंस आ चुका है उसको मोटा मोटा आपको कैलकुलेट करता जाऊं तो सबसे पहले ज़मीन की तैयारी है, जिसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी गाड़ी अपनी है तब भी आपकी 15,000 रुपया फ्यूल कॉस्ट आ जाती है। और अगर आपकी रेंटेड गाड़ी है तो यही फ्यूल कॉस्ट डबल भी हो सकती है। इसके अलावा सेकंड कॉस्ट जो है इसके ऊपर जो है वो आपकी आती है लेबर की, जो जिसने चोपा लगाना है लेबर ने उसकी कॉस्ट आएगी। उसके अलावा आपकी सीड की कॉस्ट आएगी। सीड के अंदर अगर हम बात करें तो चोपे के ज़रिए से लगाया जाने वाला जो सीड है वो ऑन एन एवरेज अगर हम करते हैं तो 8 से 10 केजी सीड जो है वो कम से कम 1 एकड़ के ऊपर लगता है। और 1 एकड़ के अंदर अच्छी अगर आप यानी कि कोई वैरायटी काश्त करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपया पर केजी या मिनिमम अगर कह लें तो 500 रुपया पर केजी के हिसाब से सीड लगेगा। तो अगर आप मिनिमम वाला सीड भी लगा लेते हैं 500 रुपये पर केजी वाला, तो तब भी आपका 5,000 का जो है वो सीड लग जाएगा। उसके बाद जो है इसके ऊपर चोपा की जो कास्ट होती है, लेबर की कॉस्ट आएगी वो तकरीबन आ जाती है कुछ 4-1,000 रुपया लेबर की कॉस्ट आ जाती है पर एकड़ के ऊपर। फिर अगला स्टेप के अंदर आपकी जो है ना गंद वाली स्प्रे होती है, यानी कि पेंडीमेथालीन जो है उसको आप फ्लड करते हैं या फोलियर करते हैं। दोनों सूरतों के अंदर ऑन एन एवरेज इस वक्त जो लगाया जाता है वो तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पेंडीमेथालीन लग जाती है, जिसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2,000 रुपये के करीब आपकी आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं आपकी मेजर पहली जो है इनपुट कॉस्ट, यानी कि पहली DAP यानी कि फास्फोरस पहली जो खाद है वो ज़मीन की तैयारी के साथ अमूमी तौर पे फार्मर देते हैं। और जो देते हैं वो कम से कम जो देते हैं वो 1 से 1.5 बोरी DAP जो है वो इसको पर एकड़ इसके अंदर दी जाती है। तो 1 से 1.5 बोरी अगर कॉस्ट की जाए तो इस वक्त तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15,000 रुपया DAP की कॉस्ट चल रही है। तो इस हिसाब से तकरीबन कोई 20 से 25,000 के दरमियान में आपकी पहली खाद जो है वो इसके ऊपर लग जाती है। इसके बाद इस वक्त तक तकरीबन क्रॉप जो है वो ऑन एन एवरेज अगर हम कहा जाए तो तकरीबन 2 महीने की हो चुकी है। तो 2 महीने की क्रॉप के ऊपर तकरीबन जो है ना वो फर्टिलाइज़र की जो कॉस्ट है मज़ीद वो तकरीबन 15,000 रुपया मज़ीद फर्टिलाइज़र कॉस्ट आ चुकी है, जिसके अंदर यूरिया डाली गई है, फास्फोरस डाली गई है, व्हाट्सएवर बाकी चीज़ें। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो इस वक्त तक तकरीबन कन्वेंशनल जो कॉटन है उसके ऊपर ऑन एन एवरेज हम काउंट करें तो तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर कोई 40 से 50,000 रुपये की कॉस्ट आ चुकी है। वो भी अगर आपकी ज़मीन अपनी है। और अगर ज़मीन ठेके के ऊपर है तो खैर ठेके का तो हम
कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि ठेका जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होता है। हमारे एरिया के अंदर जो कॉटन का बेल्ट है, जो अच्छी ज़मीन है, उसका ठेका कम से कम जो चल रहा है वो 70,000 पर एकड़ चल रहा है पर एनम। अगर उसको हाफ़ किया जाए तो तकरीबन 35,000 रुपया ठेका भी लग जाएगा, तो इस हिसाब से तकरीबन कोई 80,000 रुपये 90,000 रुपये की कॉस्ट आएगी। उसके बाद आ जाती है फोलियर की कॉस्ट, यानी कि स्प्रे की कॉस्ट। तो स्प्रे की अगर बात की जाए तो इस वक्त ऑन एन एवरेज जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 स्प्रे कन्वेंशनल के ऊपर हो चुकी हैं, और 3 से 4 स्प्रे हैं वो कर चुके हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ सकिंग का अटैक था शुरू के अंदर, इसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक आया और इसके अलावा तेले का अटैक आया। तो इस हिसाब से उनकी स्प्रेज जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 स्प्रे हैं इस वक्त हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपनी बात करें तो ये हमारी जो मोडी क्रॉप है, ये वो फसल है जिसको हमने लास्ट ईयर कॉटन को काश्त किया था, और काश्त करने के बाद जिस वक्त सीज़न एंड हुआ था उसके बाद हमने इसको हार्वेस्ट कर दिया था। ये देखें नीचे से रख के, तो ये इसका पुराना तना है, इस तने से हमने रख के इसको काट दिया था। काटने के बाद जब हमने इसको छोड़ दिया और इसके अंदर हमने सरसों की काश्त कर दी थी। सरसों की हार्वेस्टिंग करने के बाद फरवरी के अंदर इसने नई फोट शुरू की। तो अब अगर देखें तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टहनियाँ इसने निकाली हैं। उसमें से ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हमारी कम से कम जो पौधा है उसकी भी टहनियों की तादाद 5 ज़रूर है, तो 9 से 10 भी है कहीं पे भी। तो एवरेज काउंट करें तो 5 से 6 टहनियाँ इसने निकाली हैं, और एक टहनी के ऊपर अमूमी तौर पे जो टीडे की तादाद थी वो तकरीबन 4 से 5 टीडा मिनिमम जो है वो इसके ऊपर लगा है इस वक्त तक। इस वक्त तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर ज़ीरो इनपुट कॉस्ट है, किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं आई। ना तो ज़मीन की तैयारी की हमने, नया सीड लगाया, और ना ही किसी किस्म की कोई लेबर चार्जेस आए, ना इसके ऊपर कोई फर्टिलाइज़र प्लान किया गया, और ना ही अभी तक किसी किस्म का कोई फॉलियर किया गया। इस वक्त तक 6 मन की पैदावार ले चुके हैं। अगली पैदावार आपके सामने है, पीछे आपको मेरी फील्ड के अंदर सफ़ेदी नज़र आ रही होगी, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त कॉटन रेडी है अगली पिक के लिए। तो ये इसकी अगली पिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके अगली पिक के अंदर हमें क्या पैदावार दी। तो खैर पैदावार जो भी दी, तो इस वक्त तक जितनी भी पैदावार आएगी वो हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई परचेज इनपुट कॉस्ट नहीं लगी हुई। तो रिवायती तरीके के अंदर और इस तरीके के अंदर सबसे बुनियादी फ़र्क यही है कि आपकी इनपुट कॉस्ट यानी कि आपकी अखराजात जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं। तो अखराजात अगर आपने कंट्रोल कर लिए तो इनकम आपके हाथ में आ जाती है। दूसरी तरफ अगर आपके अखराजात के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो कोई पता नहीं आपका दिवालिया ही निकल जाए और पैदावार आपकी कुछ भी ना आए। तो खैर इस वक्त तक ये पोजीशन है। कद अलबत्ता आपको छोटा नज़र आ रहा होगा। बहुत से लोग जो है ना इसके ऊपर कमेंट भी करेंगे, कमेंट करते भी रहते हैं, नेगेटिव कमेंट भी आते रहते हैं, पॉजिटिव भी आते रहते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स के अंदर मेजॉरिटी यही कहते हैं कि जी आपकी फसल का कद छोटा है। तो मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि भाई कद को आपने करना क्या है, हमें चाहिए इसका फ्रूट। अगर कद छोटा है और उस सूरत के अंदर आपकी टिलरिंग अच्छी है और आपकी शाखें अच्छी हैं और आपका फ्रूट अच्छा लगा हुआ है तो कद छोटा भी चल जाएगा, क्योंकि हमें इसे फ्रूट चाहिए। हाँ अलबत्ता ये है कि जैसे ये जो फसल है इस वक्त तक बज़ाहिर रुकी हुई थी, और अब हमने ये किया है इसको, क्योंकि अभी हम इसको पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद हम इसके अंदर NPK यानी कि नाइट्रोजन अपना NP जो है फौजी अपना फातिमा फर्टिलाइज़र की, तो उसका हम 2% का जो है ना इसके ऊपर फोलियर करेंगे, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 किलो जो है ना नाइट्रोफॉस और 100 लीटर पानी के अंदर डेल्यूट करके, और उसके बाद इसका ऊपर फोलियर करेंगे यानी स्प्रे करेंगे इसके ऊपर। और उससे ये होगा कि ये दोबारा से ये कच्ची होना शुरू हो जाएगी, यानी कि दोबारा से ये इसने नई फ्रूटिंग लेना शुरू कर देनी है। तो इस तरह देखें इस वक्त पोजीशन ये है कि ये देखें नई फ्रूटिंग इसने दोबारा से लेना शुरू कर दी है, और ये दोबारा से नई गुड्डी फुल और गुड्डी लगना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ ये पुराना टींडा जो है ये भी देखें मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। तीसरा ये टींडा ये देखें पिक भी हो चुका है और कुछ अभी पिकिंग के लिए रेडी भी है। तो इस तरह इस वक्त मिली जुली पोजीशन है। तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट्स आते हैं, हम इसको कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, कब तक हम इसको जारी रख सकते हैं। तो जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ गाय बगाई शेयर करते रहेंगे और रियलिस्टिक डाटा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप तक नई इन्फॉर्मेशन जो है और ये अपने तजर्बात जो है वो आप तक पहुंचाना होता है। ये मकसद हरगिज़ नहीं है। ना तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ना ऐसी कोई सर्विसेज हैं जिसकी हम आपसे कोई चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो है ये सिर्फ इल्म को बांटने का एक ज़रिया है। अगर आपके पास किसी किस्म की इसके बारे में मज़ीद मालूमात है या आपके कुछ तजर्बात हैं या मुशाहदात हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अपने तजर्बात और मुशाहदात आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट रांची।